China can be called as a transitional state which wants to transform the power balance in the region. वो US को आज की तारीख में चैलेंज करता है. China making statements like Indian portion is not India's portion. टाइम आ गया है, हमारे पास भी पैसा है, हमारे पास भी ताकत है और हम पहले अपने को क्लोज कर रखा था दुनिया से. अब हम कोल्ड वॉर के बाद अब हम खुले हैं. चाइना को देखें तो एक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और उसके साथ साथ जो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जिन्होंने बेसेस बना रखे हैं सारी कंट्रीज में, तो इंडिया को ये कंटेन करा है इंडियन ओशन में आके. अगर अमेरिका भी हाथ पीछे खींच रहा है, अगर जैसे ट्रम्प बोल रहे हैं, तो चाइना का प्रभुत्व वहाँ बढ़ जाएगा. इन सब जगहों को देखते हुए इंडिया का ये एक सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही. बोथ इंडिया and China depend a lot on oil exports from मिडिल ईस्ट. तो वहाँ पे अगर चाइना के सबमरीन्स और चाइना के फाइटर्स और चाइना के वॉरशिप्स आ गए तो इंडिया की सप्लाईज जो है वो थ्रेटन हो जाएंगी. इमरान खान का एक रीजन ये था कि जो साइन किया था अभी तक वो खुलासा नहीं था किस रेट पे किस इंटरेस्ट पे किया हुआ था, लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है कि वो कंट्री जो है कर्जे में डूबे जा रही है. चाइना ने सबको हिला के रखा हुआ है. तो इंडिया अमेरिका से थोड़ी मदद चाहता है, अमेरिका इंडिया से मदद चाहता है, क्योंकि रशियन टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं है जो कि यूएस की. हमें भी डाइवर्सिफाई करके रखने में फायदा है. मौका आने पे जिस तरह ज़ेलेंस्की के पीछे से हाथ खींच लिया, अमेरिका का कोई इतना लंबा सा भरोसा नहीं कर सकते. क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश ठाकुर. आज हमारे साथ रिपीट गेस्ट है मेजर जनरल अभय कार्की. बहुत ही रिक्वेस्टेड गेस्ट थे एंड वी थॉट दैट वी हैव टू गेट हिम बैक ऑन द पॉडकास्ट. आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स के बारे में. आई होप यू एंजॉय द पॉडकास्ट. सी यू आफ्टर इट. Very good afternoon, sir. Thank you so much for taking out time again. Thank you, Yash. Always a pleasure. First question मैं आपसे पूछना चाहूँगा, how has China's growing influence in South Asia affected our strategic and defense partnerships? If you look at it, both China and India before colonization were the leading economic and military powers of the world. We controlled major part of the world trade, GDP, and also our both the kingdoms were expansive in nature. In China, it was the Ming dynasty. In India, you can say the Cholas or whatever, or the Mughals thereafter. As time went by, when the British colonization and the Industrial Revolution took place, both the countries suffered equally. And whereas China calls it a century of humiliation, for which it wants to come out of and take kind of its position back, India inherited the colonial setup of the Western powers and was oriented that way. Therefore, there was a reason for conflict or for grey areas. For example, Tibet had an Indian post and telegram office, लेकिन चाइना नहीं मानता था. चाइना मानता था कि वो नहीं, बल्कि इवन अरुणाचल प्रदेश, सदर्न टिबेट, and Tibet is part of China. Correct, right. These are the kind of things. Then Russia से, Japan से, he wants to claim the Senkaku Islands, Okinawa पे वो claim करता है, and all the way up to Guam right now. So it is a country which is now risen and it wants to challenge or redo the century of humiliation as it calls the past. And for that reason, as the economic clout grew, people were waiting whether चाइना का जो रिसर्जेंस होगा, जो राइज होगा, क्या ये पीसफुल होगा या ये वर्ल्ड पावर को डिस्टर्ब करेगा. अब आज एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे चाइना calls or China can be called as a transitional state which wants to transform the power balance in the region, one, and in the world, number two. वो यूएस को आज की तारीख में चैलेंज करता है, and within Asia it wants to have a supremacy as being the hegemon, basically. Hegemony. I mean, it is the new hegemon coming up. And from a unipolar world, अभी हम देख रहे हैं कि हम एक multipolar world की तरफ जाते हैं. To start with, चाइना का जो एक्सपेंशन हुआ था और उसने नेवी पे काफ़ी ध्यान दिया, और द फर्स्ट आइलैंड चेंज और सेकेंड आइलैंड चेंज जो है, जो गुआम तक जाती है, उस पे उसने अपने क्लेम्स लगा रखे हैं.
उसी मध्य उसके वियतनाम से लड़ाई हुई थी 1979 में, विच डिड नॉट हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटकम, और इंडिया से 1962 की वॉर हुई थी विच में उसने डिसाइसिव विक्ट्री हमारे साथ ली थी फॉर वट एवर रीजंस, वो हम बाद में कवर कर लेंगे. सो नाउ इंडिया ऑफ द प्रेजेंट डे जो देख रहा है, इट इज सेइंग चाइना मेकिंग स्टेटमेंट्स लाइक इंडियन पोर्शन इज नॉट इंडियाज पोर्शन. मतलब ये है कि वो अब साउथ चाइना सी के एक्सपेंशन को तोड़ के मलाक्का स्ट्रेट्स के थ्रू अभी वो इंडियन ओशन में आएगा. उसके लिए उसने अपनी इकोनॉमिक क्राउड जो है उसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो यही कहता है कि जो मेरी इकोनॉमी का इंजन है वो मेरी मिलिट्री की ट्रेन को खींचेगा. जो पहले की हमने बात की थी, तो उसमें उसने अपना जो प्रभाव है या इन्फ्लुएंस है वो साउथ ईस्ट एशिया में आसियान कंट्रीज में बहुत फैलाया हुआ है. और क्योंकि उसमें कंटेस्ट्स हो रहे हैं, जापान के साथ स्प्रेटल आइलैंड है, फिलीपीन के साथ जापान के साथ सेंकाकू है, ओकिनावा है, वैसे उसका कॉन्टेस्ट चलते जा रहे हैं. ताइवान तो उसका एक इशू है ही है जो कि पुरानी कॉमिंगटिंग पार्टी के एमटी का था. तो यहाँ से होते हुए जब वो अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ी है, उसके सबमरीन, उसके कैरियर ग्रुप्स हैं, अब वो इंडियन ओशन में आने लगे हैं. तो अब इंडिया को ये महसूस है कि हमें अपनी जो इमीडिएट नेबरहुड है, इस पे अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना है, क्योंकि जो स्टेटस को था ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वो अब जो है चैलेंज कर रहा है चाइना. लेकिन हमारा सॉफ्ट पावर और जो हमारा ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस रहे इन देशों में वो बहुत स्ट्रांग है. पर इसके बावजूद भी जो चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसके थ्रू हमारे जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान तो है ही है, इन सब पे इतना कर्जे पे उनको लेके आए हैं कि उनको अभी चाइना पे रिलायंस इतना हो गया कि वो अपनी खुद की संप्रभुता या सॉवरेनिटी they're working on a debt trap, जिसको बोलते हैं debt trap which has let them disabled their ओन sovereignty. वो अपनी जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकते. ये एक खतरा हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि आप श्रीलंका का देख रहे, अभी जो उसका क्राइसिस आया था, हिंदुस्तान ने उसको पूरी मदद की थी, पेट्रोल से लेके उसके इकोनॉमी गिविंग ग्रांट्स एंड ऑल ऑफ दैट. अभी अब वहां जाइए, वहां के लोग अभी भी मानते हैं कि इंडिया ने हमें उस स्थिति से बाहर निकाला. आज जो कंडीशन है वो रिवाइव कर रहा है थैंक्स टू इंडिया. बट चाइना के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते. वो ये मानने को तैयार नहीं कि हम्बन टोटा पोर्ट चाइना ने पूरा हथिया लिया है नरबसार के लिए, या जो न्यू पोर्ट सिटी कोलंबो मारी वो पूरी चाइना की एक कॉलोनी है. वो उनको कुछ गवर्नमेंट ने और कुछ उनकी ऐसी हैसियत ही नहीं है कि वो अपोज कर सकें. ऐसे में इंडिया के इंटरेस्ट इन कंट्रीज में कैसे मेंटेन रहे और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे रहे, उस पे इंडिया को काम करना है. तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने पहले बोला लुक ईस्ट पॉलिसी, अब हो गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के. टाइम आ गया है, हमारे पास भी पैसा है, हमारे पास भी ताकत है, और हम पहले अपने को क्लोज कर रखा था दुनिया से, अब हम कोल्ड वॉर के बाद अब हम खुले हैं. तो हमने भी इन कंट्रीज में अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाया है, मेनली थ्रू सॉफ्ट पावर. इनके HADR जो इनके कैलामिटीज आई है, नेचुरल कैलामिटीज, सुनामी वगैरह में, अर्थक्वेक्स में जो रैपिड रिस्पॉन्स है, तो वो गुडविल एक मेंटेन हम करते आ रहे हैं अपने नेबर्स के साथ, अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ, जो कि साउथ एशिया कहलाता है. राइट. पाकिस्तान को हटा लीजिए, बाकी नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब जगह हमने इनको मिलिट्री कोऑपरेशन भी किया है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन किया है. इनकी सबकी इकोनॉमी खराब है तो उनको लाइंस ऑफ क्रेडिट, फ्री पावर, कंसेशन, सब कुछ हम देते आए हैं अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए, एक पैरिटी विद चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस. तो ये हमारे को चैलेंजेस हैं, और जो हम अभी कर रहे हैं, खासकर BRI हमने ज्वाइन नहीं किया है, और हमने CPEC जो चाइना के पाकिस्तान के थ्रू चाइना की लाइन जा रही है ग्वादर तक, क्योंकि वो POK के थ्रू जा रही है, हमने उसको रिकग्नाइज फ्लैग किया है और रिकग्नाइज नहीं किया, ना ही हमने उसको ज्वाइन किया है. तो पहले चाइना ने सोचा था कि ये एक बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये एक CPEC की एक लाइन होगी, लेकिन इंडिया ने उसको नहीं माना, इसलिए वो हिमालय के साउथ से नहीं आ पा रहा है, उसको ऊपर से जाना पड़ रहा है. तो ये एक कई चीजें हैं जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं चाइना की जो
राइस से. And I think we are taking adequate steps. We are forging partnerships with countries, like-minded countries who want to stop the rapid expansion or hegemonistic designs of China. और उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग भी चल रही है. राइट. डिफिकल्ट टाइम है अभी विद नेबर्स, स्पेशली विद चाइना एंड पाकिस्तान. वी फॉट 4 wars with them also. From a security point of view, what are the primary security concerns vis-a-vis China and Pakistan? When we talk about security concerns, it can be both in the economic sphere, wherein our economy or our growth is being impeded through certain underhand means. हमारी इंडस्ट्रीज को स्टाइमाई करना है डंपिंग करके, या फिर शरेआम मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और तीसरा जो है मिलिट्री पावर के थ्रू इसको इंडिया को कंटेन करने का तरीका. तो इसमें अगर हम चाइना को देखें तो एक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और उसके साथ साथ जो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो इन्होंने बेसेस बना रखे हैं सारी कंट्रीज में. अंडमान के नॉर्थ में कोको एंड श्रीलंका मरियोसा, ऊपर जाते हुए कराची में ग्वादर पोर्ट है, और उसके बाद आके जिबूती है. तो इंडिया को ये कंटेन करा है इंडियन ओशन में आके. सो दैट इज आवर मेन कंसर्न. सेकेंड इज इन द लैंड बॉर्डर्स. जो नेपाल में एवर सिंस मोनार्की जब से गई है टर्बुलेंस रहा है. कम्युनिस्ट पार्टी आएगी थी, उसके बाद आपकी दूसरी पार्टी आती रहती है, और जो इनकी इन्फ्लुएंस है चाइना का वो पॉलिटिकल लीडर्स में ज्यादा है, चाहे वो जनता में इतना नहीं है. बट एज अ रिजल्ट अभी एक रेलवे लाइन आ रही है, ट्रांस हिमालयन रेलवे लाइन फ्रॉम चाइना इनटू नेपाल, विच may promote trade but it cannot sustain नेपाल एक रेलवे लाइन. पर वो एक सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए जिसको हमको देखते रहना चाहिए. और दूसरा, अभी बांग्लादेश में जो अमेरिका और चाइना दोनों ने इन्फ्लुएंस के लिए एक लड़ाई लड़ी थी, और चाइना जो है, अगर अमेरिका भी हाथ पीछे खींच रहा है, अगर जैसे ट्रम्प बोल रहे हैं, तो चाइना का प्रभुत्व वहां बढ़ जाएगा. राइट. उसके बाद म्यांमार है. तो इन सब जगहों को देखते हुए इंडिया का एक सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, और उसकी नीयत क्या है और कैसे, इस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी. सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करी. सर, ये इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स आप थोड़ा सा एक्सट्रैपलेट इसको करिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, पर्पस क्या है चाइना का, और हमने ज्वाइन नहीं करा है पर इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं क्या. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? See, the Belt and Road Initiative, as it says, is an initiative by China to further its trade, to further its influence, and to further its access to resources. अपने देश से बाहर इन्फ्लुएंस करना, लोगों को कहीं पे मिनरल मिल रहे, ये ले रहे, इनको गैदर करना, और साथ ही उन देशों को एक अपनी मार्केट बनाने में मदद देना. ये उसका मुख्य जो एम है. और इसमें मेनली वो बना रहा है देशों में पोर्ट्स, रेलवेज और एनर्जी सेक्टर में, जिसमें कि थर्मल पावर प्लांट्स पे काफ़ी जोर दे रखा उसने उन देशों में, जो कि एक बड़ा कंसर्न है, बिकॉज कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो है वो पोल्यूटेंट है. इंडिया ने भी जब BRI का अपोज किया था तो ये एक पॉइंट था कि ये इकोनॉमिकली भी खराब है, एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरमेंटली ये खराब चीज है. तो BRI जो है अभी 150 देशों तक वो फैल चुका है. इसके 2 पहलू हैं, एक है लैंड रूट और एक है सी रूट. जो लैंड रूट है वो चाइना से शुरू होता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जाता है, कजाकिस्तान से, फिर वो आगे जाके यूरोप को एंटर कर जाता है, ये ईरान, टर्की, और इसके आगे आपके जाके वो एम्स्टर्डम तक, रोटरडैम तक पहुंच जाता है. ऊपर वो वहीं से कट के एक मॉस्को को जाता है, और नीचे एक लाइन आती है जो यूरोप और वेस्ट एशिया की तरफ भी जाता है. जो सी के थ्रू है वो समुद्र में आते आते पहले वो साउथ चाइना सी में आता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद ग्वादर, और वहां से फिर वो ये गल्फ ऑफ ईडन और मेडिटेरियन सी से अंदर जाके वो यूरोप को एंटर करता है. तो ये सी रूट हो गया बेल्ट एंड रोड का, और वो लैंड रूट. इसमें ये क्या कर रहा है, हर जगह आप ले लीजिए, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में,
और हम्बनटोटा श्रीलंका में। इन दोनों में क्या करा उसने, एक बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए हैं जिनका कि डबल यूज हो सकता है, यानी कि सिविल यूज भी हो सकता है और मिलिट्री यूज भी हो तो ग्वादर पोर्ट सर, ये जो बोलते हैं कि चाइना ने इतना इन्वेस्ट करा है यहाँ पे, कैन ग्वादर पोर्ट बी अ सिक्योरिटी कंसर्न फॉर अस आल्सो? ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। बोथ इंडिया एंड चाइना डिपेंड अ लॉट ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, और वो रास्ता जो है इंडियन ओशन में एंटर करता है ये ग्वादर के सामने से। तो वहां पे अगर चाइना के सबमरीन्स और चाइना के फाइटर्स और चाइना के वॉरशिप्स आ गए तो इंडिया की सप्लाईज जो है वो थ्रेटन हो जाएगी और पाकिस्तान की सप्लाईज जो है वो सिक्योर हो जाएंगी और चाइना की अपनी भी। तो सर हमने इसीलिए ईरान में चाबार कराए काउंटर करने के लिए, क्या दैट इज द रीजन? चाबार के दो रीजन है, एक तो ये है, दूसरा ये है कि हमें पाकिस्तान ब्लॉक होने की वजह से, पाकिस्तान ने हमें वेस्टर्न साइड से ब्लॉक कर दिया है, हम सेंट्रल एशिया नहीं जा सकते। हमारा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ बहुत अच्छा ट्रेड है, करेक्ट, और वहां से यूरोप को। राइट। तो हमने चाबार इसलिए बनाया कि हम अफगानिस्तान से ट्रेड, लैंड रूट, और ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को लैंड रूट जो है वो हमें ढंग से मिल जाएगा, इसलिए हमने ये चाबार पोर्ट डेवलप किया है और ईरान की मदद से। तो जहां तक BRI का सवाल आता है, तो ये प्रोजेक्ट जो है इसमें इन्होंने काफी बैंक्स जो थे, चाइनीज बैंक्स ने बहुत लोन दिया था, पर लोन्स के जो कंडीशंस है या क्या है वो उन्होंने खुलासा नहीं किया है ज्यादा। इमरान खान का एक रीजन ये था कि वो उन्होंने बोला था कि BRI में जो CPEC बना है, पाकिस्तान इकोनॉमिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि आप POK चाइना से POK के थ्रू पूरे चाइना को नॉर्थ से साउथ करके साउथ में ग्वादर पोर्ट पे आके रोड बना रखी थी, और उसके साथ साथ उन्हें थर्मल प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और ये वो बना रखे थे। उन चीजों का जो साइन किया था अभी तक वो खुलासा नहीं था, किस रेट पे किस इंटरेस्ट पे क्या हुआ था। जब वो खुलवाने तो वो भी था। बाकी कंट्रीज में भी यही हालत है कि जो उन्होंने साइन किया वो तो चले गए, लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है कि वो कंट्री जो है खुद कर्जे में डूबे जा रही है, चाइना को दे नहीं पा रही है, और क्योंकि वो गवर्नमेंट ने सॉवरेन गारंटी दी थी, वो उस देश के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स या रेलवे लाइंस को चाइना ओनरशिप ले लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है BRI का, जिसमें कि हमारे अगल बगल के देश जो है वो अपनी स्वतंत्रता खो दे रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस खो दे रहे हैं चाइना को। Sovereignty is at question. Is at question. It is compromised. So even if they might like India, they cannot take a decision which displeases China. Sir, when it comes to collaboration, specifically talking about defense collaborations, India किसके साथ collaborate कर रहा है? Is it with the Russians? Is it the Americans? डिफेंस कोऑपरेशंस किसके साथ, या हम दोनों रशिया को के साथ भी डिफेंस कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, अमेरिकन के साथ भी कर रहे हैं, और किसके साथ हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, या हम न्यूट्रल चल रहे हैं एज फार एज द डिफेंस कोलैबोरेशंस आर कंसर्न्ड? देखिए, डिफेंस कोलैबोरेशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस डिप्लोमेसी विच इज अगेन अंडर द एम्बेट ऑफ फॉरेन रिलेशन। मतलब ये हमारी जो विदेश नीति है उसी का एक पार्ट होता है डिफेंस कोलैबोरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, और इसमें अलग अलग पहलू होते हैं। पहली बात तो ये डिफेंस कोलैबोरेशन क्यों करते हैं, एक तो होता है दोस्ती का हाथ बढ़ाना, दूसरा है कि आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ जाता है। पर दोस्ती एक्चुअली कोई होती है जियोपॉलिटिक्स में, नोबडी इज फ्रेंड्स, इट्स ओनली म्यूचुअल इंटरेस्ट। आप मेरे घर में अपने अंडे रख लीजिए, मैं आपके अपने घर में रखता हूँ, तो दोनों के जो है वो आप तोड़ेंगे नहीं, तो उससे जो है एक स्टेबिलिटी आ जाती है रिलेशनशिप्स में, और फ्रेंडशिप भी होती है। अगर आपकी आइडियोलॉजी सेम है तो आपकी फ्रेंडशिप भी डेवलप हो जाती है, म्यूचुअल ट्रस्ट पे ये चलता है। और इसको बढ़ोतरी देने के लिए आप कभी हमारे सर्विस चीफ आपके वहाँ के, आपके सर्विस चीफ हमारे पास आए, हमारे वॉरशिप्स आपकी कंट्री में जाते हैं, आपके वॉरशिप्स इधर आते हैं। उसके बाद आपके सिक्योरिटी डायलॉग, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं, कंट्रीज के आपस में बातचीत करते हैं, और फिर उसके बाद हम कई अग्रीमेंट्स भी साइन करते हैं कि मैं आपको लॉजिस्टिक्स दे दूंगा, आप कहेंगे आपके शिप्स हमारा से ले सकते हैं, आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मैं आपको सैटेलाइट की फोटो दे सकता हूँ। तो ये इस लेवल पे डिफेंस कोऑपरेशंस चलते हैं, जो कि दोनों देशों के हित में होते हैं, क्योंकि दोनों का कई जगह पे सिक्योरिटी थॉट प्रोसेस है वो एक ही लाइन पे अलाइंड है।
आपका और मेरा सिक्योरिटी प्रोसेस। आज चाइना ने सबको हिला के रखा हुआ है, तो अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है, हमारे थ्रू इंडिया भी चाइना को कंटेन करना चाहता है, तो इंडिया अमेरिका से थोड़ी मदद चाहता है, अमेरिका इंडिया से मदद चाहता है। अगर उसको इस रीजन में इन्फ्लुएंस रखना है तो उसको एक अपने साथ पार्टनर चाहिए, तो इंडिया है। अब जहां तक इंडिया का सवाल है और आप बोल रहे हैं रशिया और अमेरिका के लिए, तो रशिया हमारे लिए हमेशा ही एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर रहा है, और हमने हमेशा MiG-21 से लेके T-55, T-72, T-90 टैंक्स, आर्टिलरी, ये वो हमारी अभी तक जो नेवल वॉरशिप्स भी, हमारी जो इन्वेंट्री है मिलिट्री जो बहुत ज्यादा सोवियत एरा की यूएसएसआर वाली है। जब यूएसएसआर टूटा था तो कई 89 में, हाँ 18 में, उसके बाद हमें इन चीजों की मेंटेनेंस, स्पेयर्स, इस चीज के बहुत प्रॉब्लम आया। तब हमने सोचा कि हमें डाइवर्सिफाई करना है, राइट। तो हमने यूरोप की तरफ भी देखा, हमने यूएस की तरफ भी बाद में देखा, क्योंकि यूएस, अगर आपको ये पता है, 65 और 71 वॉर में तो वो पाकिस्तान के साइड से, और हमको जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था पोखरण, तो यूएस ने हम पे सैंक्शंस लगाए। यूएस सैंक्शन की वजह से सबसे ज्यादा मिलिट्री R&D पे था। हमारे मिसाइल्स के सीकर्स नहीं बनते थे, आपके जो रॉकेट्स हैं में क्रायोजेनिक इंजन पे उन्हें बैन लगा दिया था, और सैंक्शंस ऐसे होते थे कि आप इस कंट्री से नहीं ले सकते। तो उस हिसाब से हमने अमेरिकी टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन हो ही नहीं सकता था। वो तो बाद में जब अभी रिलेशन शुरू हुए हैं और अलाइनमेंट हुआ है हमारा जियो स्ट्रेटेजिक स्फीयर में, चाहे अमेरिका और हमारा, और क्योंकि आज इंडिया हथियार खरीदने की हालत में है और पैसा है, तो अमेरिका भी हमसे चाहता है कि सिक्योरिटी अलाइनमेंट भी कर लीजिए, आप हमसे सामान भी खरीदिए कि हमारे पास अच्छा सामान आप ले लीजिए। पहले बोलते थे आपको हम नहीं देंगे, हम तो पाकिस्तान को देंगे। तो फॉर हाई टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट R&D हम अमेरिका की तरफ जाते हैं। फॉर रिलायबल सप्लाई और रगड इक्विपमेंट जो हमारे पास है अभी, हम रशिया के साथ ही रहेंगे, क्योंकि रशियन टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं है जो एक कटिंग एज में, जो कि यूएस के पास है, और हमें भी डाइवर्सिफाई करके रखने में फायदा है। और क्योंकि यूएस इतना रिलायबल शायद नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म में, तो एक हमारे जो रिलायबल पार्टनर्स है इजराइल और फ्रांस, इनसे हम हमेशा देते आए हैं, क्योंकि हमारे पास पहले AMX-10 टैंक्स भी होते थे फ्रांस के, फिर अभी हमने राफेल ले, उसके पहले मिस्टियर थे। तो यूरोप में और हमारा अलग से डिफेंस रिलेशंस रहता है। आज की तारीख में बेल्जियम, अभी रिसेंटली परसों 2-3 दिन पहले बेल्जियम से भी हमारा डिफेंस कोऑपरेशन टाइप हुआ है, क्योंकि ये जो विद टाटा आल्सो इन्वॉल्वड, हाँ, ये जो जोरावर टैंक बन रहा है, एक लाइट टैंक, राइट, उसमें जो टरेट आएगी वो कॉकरल एक कंपनी है, बेल्जियन कंपनी, राइट, तो वो उनके वो टरेट्स बनाते हैं, किसी भी टैंक में लगाते हैं, तो वो लग रही है उस टरेट। तो बेल्जियम के साथ भी हो गया, यूके वाला भी आए थे, यूके के साथ भी हमारा हो गया। पर ऑफ लेट जो है, बिकॉज ऑफ converging security interest and India's rising power in the Asian region and a reliable partner, US के साथ हमारे 4-5 पैक बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। इनमें एक लेमुआ है जो लॉजिस्टिक्स का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अग्रीमेंट है लॉजिस्टिक्स में, कि हमारे मिलिट्री बेसिस पे उनके हवाई जहाज या वॉरशिप्स आके अपना मेंटेनेंस, रिफ्यूलिंग ये कर सकते हैं, और हम उनके में कर सकते हैं यूएस बेसिस पे। फिर एक कॉमकासा है जिसमें कि कम्युनिकेशन में इंटरऑपरेबिलिटी रखते हैं हमारे वॉरशिप्स, उनके वॉरशिप्स या उनके एयरक्राफ्ट। अब क्योंकि हमने उनके ड्रोन्स लिए, सर्विलेंस ड्रोन्स MQ-9, हमने उनके P-8I सर्विलेंस एयरक्राफ्ट लिए हैं, तो अब उनकी कम्युनिकेशन, उनके जो कोड्स या क्रिप्टोग्राफी है, वो अमेरिका से कंपैटिबल रखते हैं, ताकि हमें वो हो जाए। और उसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के एक उसी पे आने वाला था, मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे आने, उस पे भी साइन हो चुका है।
So technology drives, but ये कितने Americans are not that reliable as far as the Russians are concerned when it comes to technology transfer. Russians तो कर देते हैं, पर Americans जैसा भी हम जब मोदी जी अभी गए थे सर, and we spoke about the F-35 Raptors and all of that, वो procurement की बात हुई है, अभी कुछ साइन नहीं हुआ है उसमें, पर एटलीस्ट ये बात हुई है. But when it comes to transfer of technology, Russians are far more open to us कि हमें कर देंगे. Americans ऐसा नहीं करते वो. And what is that? What is that American mindset? Like I said ना, अमेरिका जो पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है, वो सिर्फ अपने क्लोजेस्ट एलाइज के साथ शेयर करता है. और उनके एलाइज है, जैसा आप मान लीजिए जापान हो गया, पहले नेटो नेशंस थे, उनमें भी सिलेक्ट है, इसराइल हो गया, उनके साथ, बाकियों के साथ वो नहीं करता है. इंडिया इज अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बट नॉट एन एलाई. तो हम एलाई नहीं है. F-35 की बात हुई है, उसमें दो चीजें, क्या F-35 हमको चाहिए, क्या उसको लेके हमें इतना क्वांटम जंप मिलेगा, क्या उसको लेने से हमारा एमका और बाकी जो हमारे एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट है उस पे रोक लग जाएगी, और उसकी क्या कितनी क्वांटिटी आप लेंगे इतने कॉस्टली इक्विपमेंट के लिए. क्योंकि अभी तक हमारी एयरफोर्स जो है वो जनरली फ्रांस का मिराज हो गया, रफेल हो गया, उनकी लाइंस है हमारे पास मेंटेनेंस. यू हैव टू ट्रेन अ होल सेट ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस टू लुक आफ्टर. फिर हमारे पास बोइंग, क्योंकि इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट तो बोइंग के जो उनके पीटीआई हैं वो हमारा यूएस का चल जाता है. बाकी हमने रशियन एयरक्राफ्ट है, सूज है, मिग्स है, इनकी हमारे पास ट्रेंड लॉजिस्टिक सपोर्ट और स्पेस और मैन पावर है. तो F-35 हैज बीन टॉपिक ऑफ डिस्कशन. क्या वो हमको देंगे, इस क्वेश्चन नंबर 1. क्या हम लेने के लिए इतने इच्छुक हैं, नंबर 3. और क्या वो हम उसको अपने में एब्जॉर्ब करवाएंगे इतनी जल्दी, दैट इज पॉइंट नंबर 3. तो F-35 का ये है. और आपकी बात सही है, मौका आने पे जिस तरह ज़ेलेंस्की के पीछे से हाथ खींच लिया अमेरिका का कोई इतना लंबा सा भरोसा नहीं कर सकते. तो इसीलिए इंडिया ने यूरोप की तरफ, रशिया की तरफ अपने को एक बैलेंस्ड वेपन वो करा. और एंड में यही बोला है, आत्मनिर्भर जब तक आप नहीं होगे, अगर आप हथियारों में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, आपकी सेना आत्मनिर्भर नहीं होगी, आपकी विदेश पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी, वो आत्मनिर्भर नहीं, वो तब वो एक इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है. तो ये अगर आप देखें तो अमेरिका से लेना तो अच्छी बात है कि आप टेक्नोलॉजी ले लो, उसको आप एब्जॉर्ब करके, और टीओटी भी अगर जितना देते ले लें, लेकिन 100% सोचना कि वो दे देंगे वो शायद ना हो, बिकॉज वो काफी सीक्रेटिव रहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को. कि हमारे वहाँ रशियंस का साथ भी कोलैबोरेशन है, दो इंडिया हैज गॉट अ इम्पेकेबल रिकॉर्ड ऑन मेंटेनिंग सेग्रीगेशन बिटवीन रशियन एक्सपर्ट्स एंड अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो आते हैं, वो तो हमारी इंटीग्रिटी पे कोई शक नहीं है. लेकिन तब भी यूएस अगर देगा या हम लेंगे, F-35 इज अ क्वेश्चन. आज के टाइम में इंफॉर्मेशन is what everybody requires or needs when it comes to dealing with countries, especially hostile countries. आपके हिसाब से इंटेल शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट रहता है amongst countries, and who are the countries that India shares its intel with as far as countering China and Pakistan are concerned? देखिए, जो इंटेलिजेंस है ये बहुत बड़ा डोमेन है. इसमें आपके सबसे पहले आता है ह्यूमन, जो आपके स्पाइज है, ये है एजेंट्स है, डबल एजेंट्स है, वो करते हैं. उसके बाद कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस होता है. कम्युनिकेशन में भी एक कम्युनिकेशन होता है, और दूसरा रेडार्स वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में आप उसका करते हैं, मॉनिटरिंग करी जाती है. उसके बाद आप मीन्स में आ जाते हैं, कुछ मॉनिटरिंग होती है स्पाई प्लेन्स के थ्रू. हमारे पास MiG-25 होते थे जिसमें फोटोग्राफी है. आजकल लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, हमारी कार्टोसैट है. और वैसे ही कम्युनिकेशंस के लिए भी सैटेलाइट में काफ़ी कुछ आप दुश्मन के एक इंट पिक्चर आप उठाते रहते हैं, फोटो ले ली, वहाँ से कौन सा एमिशन निकला उसको नोट किया, कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा टैंक या कौन सा एयरक्राफ्ट कौन से नोट पे, या कौन से सबमरीन कौन से फ्रीक्वेंसी पे
चलती है, वो सब मैपिंग करके रखते हैं। तो ये हर देश जो है वो अपने दूसरे देश का करता रहता है। हिंदुस्तान को इसमें जो है नंबर 1 देश हमारे लिए तो अभी जो है वो यूएसए ही है, जो कि चाइना के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अगेंस्ट में हेल्प करेगा। लेकिन पहले भी हमें रशियन से हेल्प मिली है, अभी इसराइल से काफ़ी हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होती रहती है। और ये तो हो गया आपकी कन्वेंशनल की। अभी जो मैं बता रहा था, जो ये लेमुआ, कॉमसैट, IDAR और बीका, ये जो यूएस के साथ साइन किया हमने, जैसे बीका है वो है कार्टोग्राफिक इंटेलिजेंस पे, जो सैटेलाइट से 3D उनका पूरी दुनिया की मैपिंग है, उस पे जो उनको इन्फॉर्मेशन दिखती है या हमारे जो मिसाइल्स के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए हमारा एग्रीमेंट उनके साथ है। राइट। फिर कम्युनिकेशन का उनके साथ हो चुका है, क्रिप्टोग्राफी कम्युनिकेशन, और अगर कमेंट अगर कुछ है उसको शेयरिंग के लिए, तो ये उनके साथ है। ये कन्वेंशनल स्फीयर में थी। अभी आप आइए, आजकल का सबसे ज़्यादा प्रकोप किसका है, वो है टेररिज्म का। तो टेररिज्म में भी किसी को ट्रैक करना, एक्सट्राडाइट करना, पता करना कौन से एजेंट ने ये कर, उसको न्यूट्रलाइज करना, इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल्स हैं, इंटेल शेयरिंग है। और मतलब इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज के साथ अगर है, नेपाल के साथ काफ़ी हद तक है, उसके साथ यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, इन लोगों के साथ भी हमारे काफ़ी जो टेररिस्ट थे वो धीरे धीरे करके वहाँ से पकड़ के आ रहे हैं। अभी यूएस के साथ हुआ है, उन्होंने सबसे बड़ा वहाँ पकड़ के वो भी हमको भेज दिया है, जो 9/11 का प्लानर था, जिसको इतने साथ से वो नहीं भेज रहे। तो ये दूसरे लेवल का इंटेलिजेंस शेयरिंग है। जापान के साथ है, उनकी सर्विलेंस बहुत अच्छी है, उनके साथ हमारा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये जो क्वाड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान या यूएसए, इनके बीच में एक फॉर्मल हमने इंटेलिजेंस करनी है, पर शेयरिंग है। जैसे 5 आईज जो है यूएस का, वो तो पक्का है, पर हम इनफॉर्मली जो है बायलैटरली या करके हमारा, क्योंकि चाइना के खिलाफ तो सभी को शेयरिंग के लिए जरूरत है। और जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है वो कुछ हमें नेबरिंग कंट्रीज से मिल जाता है। अभी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी जो है वहाँ भी हमारा अच्छी दोस्ती है। अफगानिस्तान में अभी, चाहे पाकिस्तान ने सोचा था कि उनकी गोदी में आ जाएगा, अफगानिस्तान जो है वो अभी प्रो इंडिया बातें करता है। तो ये चीज़ों को लेते देते, और इंडिया खुद आज इस हालत में है कि किसी भी नेबरिंग कंट्री को, बांग्लादेश में शेख हसीना को भी उन्होंने, इंडिया ने कर दिया था कि भैया आपके खिलाफ ये होने वाला। तो हम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिर्फ लेने के लिए नहीं है, हमारी ये भी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको हम इंटेलिजेंस के इनपुट्स दे भी सकते हैं टाइम टू टाइम। तो ये आप लगा लीजिए कि IB, अब हमारे पास है भी एजेंसीज बहुत सारी, IB, रॉ, NTRO, और ये रेवेन्यू ऑफेंसेस, ये ड्रग स्मगलिंग की इंटेलिजेंस भी, आजकल नार्को टेररिज्म, ये सब फ्यूजन जो होता है उससे आपको इंटेलिजेंस पिक्चर आती है। और आप वो पिक्चर आप चाहे तो कभी म्यांमार को दे सकते हो, कभी बांग्लादेश को दे सकते हो, नेपाल को आप वार्निंग दे सकते हो कि आप देख लो, या वो हमको बता सकते हैं यहाँ पे ऐसा होने वाला है। तो इसीलिए जो अब अगर आप देखें, जो टेररिज्म की एक्टिविटीज इतनी कम हो गई है, या चाइनीज अगर कहीं पे आना चाहते हैं, उनके आने से पहले अगर आपने देखा होगा पिछले साल इंडियन फौज पहले ही पहुंच चुकी थी और उनको काफ़ी मार पिटाई की थी। तो ये सब ऊपर से देख के, कम्युनिकेशन सुन के, कुछ खुद का और कुछ फ्रेंडली कंट्रीज से हमें इंफॉर्मेशन आती है, तो उस पर एक्शन हो जाता है। सर, अभी आपने मेंशन करा रॉ के बारे में, IB के बारे में, जो हमारे IBs are internal security apparatus, and RAW is it takes care of the intelligence outside our country and all of that. एक क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे सर, एंड इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस, RAW is a better agency in terms of intelligence gathering and sharing, और ISI कौन ज़्यादा बेटर है, एंड किसका सक्सेस रेट ज़्यादा है? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा पता करना, पर जिस हिसाब से अगर मैं बोलूँ
कि अननोन गनमैन का अच्छा प्रभाव चल रहा है कई जगह। अगर आज की तारीख तक वो जो नेवल ऑफिसर उन्होंने ईरान से उठाया था बलूचिस्तान, जादव, हाँ जादव, उसको आज तक फांसी नहीं दे सके हैं। हाँ, तो ये आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो हाथ है, आप उनको पकड़िए, हम आपका किसी को पकड़ लेंगे। और बाकी जहां तक पाकिस्तान तक का है, तब तो मैं बोलूँगा कि रॉ या और बाकी हमारी एजेंसीज मिक्स होके अच्छा काम कर रही हैं। अब ये पता नहीं वो कनाडा में और अमेरिका में जो पन्नू वाला था जो कह रहे थे वो सच है या गलत है, गलत भी है या पूरा सच नहीं भी है। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन भी वही है जो आपका है कि कुछ तो था, मतलब इतने तो हाथ हैं हमारे, ये तो आप मान के चलिए। बाकी अंदर की क्या खबर थी वो तो आप वही जानेंगे। लेकिन एक अच्छा लगता है एज एन इंडियन टू नो कि पहले इजराइल को ही बोलते थे कि मोसाद ने कर दिया वो कर दिया, तो अब आपने कैसे कुछ हम ISI की जगह अब हम मोसाद के मुकाबले की बात कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। फ्यूचर चैलेंजेस क्या है एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया के लिहाज से, ताकि हम रीजनल एक स्टेबिलिटी ला सके? व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बेसिकली इन द कमिंग फ्यूचर फॉर इंडिया? अगर आप देखें तो एक तो है द हेजेमोनिक डिजाइन ऑफ चाइना, और चाइना कितना एग्रेस कर सकता है हमारे ट्रेडिशनल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, जैसे कि हम इंडियन ओशन बोलते हैं। अभी हमारी इतनी एक्सपीडिशनरी वो है नहीं चाह, तो जो हमारा रीजन है इमीडिएट नेबर्स है और इंडियन ओशन है। क्योंकि चाइना ने हमें आगाह कर दिया, हम सिर्फ हिमालय पर्वत की ही रक्षा करते रह गए। अभी एक वक्त आ गया है कि मैप को आप उल्टा करिए और देखिए जो इंडियन पेनिनसुला है उसके बाहर जितना बड़ा हिंद महासागर है, उसको हम अपने इन्फ्लुएंस में रखने में कितने सक्षम है। इसीलिए हमने मैरीटाइम सर्वेलेंस में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो PATI हो, इन चीज़ों से हम। और अभी अंडमान निकोबार जो है उसको सबसे बड़ा एक ट्रांसशिपमेंट पॉइंट भी बना रहे हैं, उसके साथ ही साथ उसको सबसे बड़ा एक मिलिट्री बेस भी बनेगा वो, जिसमें कि अनगिनत मतलब कई एयर स्ट्रिप्स होंगी, डीप पोर्ट्स होंगे, और वहां से हमारे एयरफोर्स और नेवी ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे भी उसको अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर तो कहते ही है, राइट। तो ये तो एक हो गया चाइना की तरफ से जो हमारी थ्रेट आ रही है उसको हमें कैसे लेना है। दूसरा है जो हमेशा चलता आ रहा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये आजकल हर देश का होता है कि देश की दूसरे देश की पब्लिक को या जनता को कैसे उनके दिमाग में सेट कर दे कि आपकी सरकार खराब है या आपका देश इस लायक नहीं है, और वो दूसरे की जो टारगेट कंट्री जो है, जो ओरिजिनल कंट्री की तारीफ करने लग जाए या उसकी, तो उसके लिए वो उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लोन देके अपना प्रोपेगेंडा करेंगे, कुछ मीडिया हाउसेस को खरीद लेंगे, कुछ कॉलम राइटर्स को खरीद लेंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खरीदेंगे क्या, उनको बुलाएंगे स्कॉलरशिप के लिए बुलाएंगे। आजकल भी कई लोग स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं बड़ी बड़ी बाहर की यूनिवर्सिटीज में, और वहां से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं, और आपको अपने देश के हित का जो है वो ख्याल नहीं रखते हुए आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो एक ये सिक्योरिटी चैलेंज है जो अपने मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा या जो टूल किट आप कहते हैं ये ना फैले देश में। ये इसमें तो फौज कुछ नहीं कर सकती, ये तो ज्यादातर सिविलियन जो पब्लिक है और वो भी यूथ है उसको सजग होने की जरूरत है। जहां तक पाकिस्तान का ख्याल है तो अभी जो कन्वेंशनल हमें हमेशा उसके साथ एज थाई था, अभी तो और भी ज्यादा उसके साथ बढ़ गया, क्योंकि किसी भी देश की लड़ाई करने की क्षमता उसकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर पे होती है। पाकिस्तान की आज इकोनॉमी ऐसी है या उनके पास ये कंडीशन है जो जनरल बाजवा ने खुद बताया था, उन्होंने बोला था उनके इंडिया में हमारे पास टैंकों में तेल नहीं है। अगर आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है तो आप लगा लें कि उसकी लड़ाई छेड़ने की क्षमता कन्वेंशनल वॉर नहीं है। तो वो
सब कन्वेंशनल टेररिज्म ये वो इसी में लगा रहेगा। और इसके लिए आई थिंक आज की तारीख में हमारे पास काफ़ी सजग जागरूकता और जो हमारी एजेंसियां अच्छा काम कर रही है, भगवान के शुक्र से अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं तो महाकुंभ इतना बड़ा था, उसमें कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। पहले अगर याद है आपको 15-20 साल पहले हर जगह पे ब्लास्ट ही ब्लास्ट होना एक बहुत कॉमन बात हो गई थी, अब वो ब्लास्ट होने बंद हो गए। तो पाकिस्तान से हमें उतनी ही थ्रेट है। अगर चाइना से कभी दो हाथ हो गए तो फिर पाकिस्तान को उसके साथ कोल्यूसिव सपोर्ट में हमारी फौज को और नेवी को इस फ्लैंक में बांधने के लिए, ताकि हमारी आधी फौज इधर लग जाए, बाकी आधी सिर्फ चाइना के लिए रहे, वो उतने के लिए उसकी एक न्यूसेंस वैल्यू हमको रहेगी। लेकिन अभी हमने जो है अपना पूरा फोकस चाइना पे लगा रखा है, यहाँ तक कि कई फॉर्मेशंस जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के लिए डेजिग्नेटेड थी, अब उनको चाइना बॉर्डर के लिए उनका रोल चेंज कर दिया है। तो हमें जो चाइना से लैंड का थ्रेट है वो है, पहली बात इधर का अक्साई चिन वाला सेक्टर जो है आपका, फिर सेंट्रल सेक्टर अपने उत्तराखंड में, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो साउथ तिब्बत भी बोलता है। इंटरेस्टिंगली एक हांगकांग के पेपर ने 2013 में एक आर्टिकल निकाला था, 6 वॉर्स दैट चाइना हैज टू फाइट इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। किस लिए? 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन को खत्म करके मिंग डायनेस्टी के टाइम का इलाका अपना वापस लेने के लिए। तो एक तो था उसका सबसे पहले तो ताइवान, उसने बोला ताइवान लेना ही लेना है। फिर दूसरा है आउटर मंगोलिया नॉर्थ में, उसके बाद ओकिनावा और ये सेनकाकू आइलैंड्स जापान के पास, साउथ तिब्बत जिसको वो अरुणाचल प्रदेश बोलता है। तो ये उसकी पहले से ही उसकी सोच में जो उसकी है, चाहे ये एक न्यूज़पेपर में था, लेकिन ये एक उनकी सोच है। और क्योंकि चाइना ने अपनी हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखी है, अपनी उसकी नेशनल पॉलिसी जो वो स्कूल तक जो है वो पढ़ाया जाता है, उनका काफी सोच विकास में फोकस है। और वो कहते हैं कि 50 साल में हमें ये काम तो करने ही करने हैं। और आखिर में उसने बोला जो रशिया के साथ पुराने हमारे जमीन के जाए हुए हैं वो भी हम खत्म कर लेना चाहिए 50 साल में। तो ये उनकी पॉलिसी है। अगर रूस पॉलिसी पे वो चलते हैं तो सबसे पहले हमें ताइवान को देखना चाहिए। और चाइना भी ये नहीं चाहता है कि अभी इंडिया के साथ एकदम से झड़प हो जाए, क्योंकि उससे फिर ताइवान का फोकस खराब हो जाएगा। उसको ये भी डर है अगर इंडिया से ज्यादा डर रही, जिस दिन वो ताइवान करेगा, हो सकता है अमेरिका इंडिया को बोल के हिमालय बॉर्डर को एक्टिवेट कर देगा, तो उसकी काफी फौज जो है वो हिमालय की तरफ झगड़ी जाएगी और वो ताइवान की तरफ मूव नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक देश के पास उतनी ही सेना होती है, उसको जो मेन पॉइंट ऑफ फोकस है उसकी तरफ उसको डालना है। अगर उसमें से एक पोर्शन दूसरी थ्रेट के लिए आ जाता है तो मुश्किल पेश आ जाती है। तो ये हमारे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान का एक और डर हमें यह है कि अगर वो एकदम से टूट गया या फूट गया, आज की तारीख में वो एन इम्प्लोजन फ्रॉम इनसाइड, हाँ, वो बाल्कनाइजेशन जिसे बोलते हैं। अभी वो सारी ये बलोचिस्तान से हिंदुस्तान, पख्तूनख्वा, ये सब लोग एक बैनर पे आ गए हैं, राइट। सो नाउ दे विल हैव अ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। वैसे ही अभी बानू में हुआ था पिछले हफ्ते, इतने मर गए। हर दूसरे दिन उनके कहीं ना कहीं पे अटैक्स होते आते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो एक तो अगर इन्फ्लोट कर गया, देयर इज इंस्टेबिलिटी, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, और रेडिकल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। पाकिस्तान अभी कंट्रोल कर लेता है अमेरिका कहने पे, पाकिस्तान आर्मी, लेकिन वो चले जाएंगे। और थर्डली जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स है वो कहीं गलत हाथ में ना पड़ जाएगा, उनकी फौज जो है वो पस्त हो जाए। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे हो सकता है, बिकॉज न्यूक्लियर तो वैसे भी इतना रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है कि टू से दैट इतना अनस्टेबल हो जाए पाकिस्तान एज अ कंट्री की उसके न्यूक्लियर एड्स टेररिस्ट के हाथ में। इज देयर एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ दिस? सी एवरी कंट्री प्लान्स कि उसके न्यूक्लियर एसेट्स इतने अच्छी तरह से होते हैं, वेल गार्डेड, पर अगर सेंध लग गई और उसमें से 1 किलो आपका एनरिच यूरेनियम भी बाहर चला गया, डर्टी बम बना सकते हो आप। उसको नॉर्मल उस यूरेनियम को डाल के बॉम्ब के साथ बॉम्बे की सड़क में आप फोड़ दो।
टेररिस्ट को जरूरी थोड़ी कि वो पूरा एक मिसाइल में फिक्स करके एयरप्लेन डाल के फिर वो करेगा। उसने तो उसके पीसेस लेके उसके डर्टी बॉम्ब बना दे या फिर 4 गायब करके बैठ जाए, दुनिया उसको ढूंढती रहेगी। तो वो एक सिक्योरिटी कंसर्न तो है ना, ये कहाँ चला गया। वो अलग बात है कि उसको इस्तेमाल करना भी है, बिकॉज पहले एक वॉरहेड होता है, वॉरहेड को आपको बॉडी के साथ मेट करना होता है, फिर उसके इग्निशन जो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं वो करने होते हैं, ट्रिगर कहीं और होता है। तो न्यूक्लियर वेपन एक वो तलवार की तरह तो है नहीं, आपने उठाया और चलाना शुरू कर दिया। उसके लिए 5-6 पार्टीज, और वो भी एक जगह पे नहीं होती, ज्योग्राफिकली अलग अलग जगह होंगी। सिर्फ जब लड़ाई इमिनेंट होती है तो फिर वो लाके उसको फिक्स करते हैं, और उसके फिर प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन ऑर्डर करेगा, कौन उसको ऑथेंटिकेट करेगा। तो ये हवाई जहाज से तो वो कर नहीं सकते, वो यही कर सकते हैं कि कुछ मटेरियल उनके हाथ पड़ जाए तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो टू दैट एक्सटेंट ये एक अगर पाकिस्तान बहुत वीक हो जाता है और एकदम से मान लीजिए उन्होंने टीटीपी किसी ने रेड करके 2-3 बेसेस उनके ले लिए, किसने कहाँ पे क्या रखा है वो उनको भी नहीं पता होगा, हाथ लग जाएगा। तो ये एक डर हमको है पाकिस्तान एज इट्स ट्रेडिशन। थर्ड इज जो वो अंदर हमारे यहाँ पे नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है और जो बोला अब इंडिया में पीस नहीं होने देता है, उसकी वो ताकत रखता ही है, क्योंकि उसको आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है। तो एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को भड़काने का वो सोशल मीडिया हो चाहे किसी के थ्रू हो काबिलियत रखता है। तो ये हमारे थ्रेट्स हैं जो, और जो मैंने बोला कि आजकल की लड़ाई सिर्फ सोल्जर आगे नहीं लड़ेगा, ये हमारी जो सिविलियन पब्लिक है, खासकर यूथ जो है, उसने अपने दिमाग को करप्ट होने से बचाना है और एक सेंस रखना है टू डिफरेंशिएट एंड डिस्क्रिमिनेट, कि वो समझ ले कि कौन सा प्रोपेगेंडा है और हमारे हित में नहीं है और कौन सी सही कंटेंट है जो मेरे को देखना चाहिए। ये सोचना बहुत जरूरी है एक यूथ के लिए। काफी कंटेंशियस इशू था कश्मीर until the abrogation of आर्टिकल 370 एंड 35A। टेररिज्म को कर्व करने में कितना बड़ा रोल रहा है ये स्टेप लेने से? इंडिया ने जब ये स्टेप लिया है, टेररिज्म की प्रोबेबिलिटी कितनी कम हुई है, नहीं हुई है, या आगे की पॉसिबिलिटीज क्या है आपके ओपिनियन में? देखिए इसमें ऐसा है, जो टेररिज्म है उसमें होम ग्रोन कंपोनेंट तो बहुत कम है, पर वही बता रहा हूँ, सोशल मीडिया थ्रू डिससेटिस्फैक्शन एक पॉपुलेशन को बता के आप एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप पैसे दे के टेररिस्ट एक्टिविटीज करा सकते हैं, और तीसरा आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन से आप टेररिस्ट पैदा कर सकते हैं और उनको एक टेरर नेटवर्क के थ्रू आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आर्टिकल 370 ने क्या करा, एक तो खैर उनको स्टेटहुड तो खत्म कर दिया, जो उनकी विमेन थे उनकी जो पावर, एक पहले वहां पे चलता था रणवीर एक्ट और उनके कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था, जो विमेन की अगर औरत बाहर शादी कर लेती थी, शी लॉस्ट हर राइट टू प्रॉपर्टी, ये था। और भी उसमें जो कितने साल पहले जब मुगलों के टाइम पे वहाँ पे अपने गए थे सफाई कर्मचारी और बाकी सफाई करने वाले लोग वहाँ पे, और या फिर जो रेफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान से, उनको वोटिंग स्टेटस और जो इक्वल सिटीजनशिप स्टेटस नहीं था, उस परसेंटेज को हम मेन स्ट्रीम में लेके आए। तीसरा जो करप्शन था, रैम्पेंट करप्शन बिकॉज ऑफ फ्यू फैमिलीज जो कंट्रोल कर रही थी, उसको हमने कंट्रोल कर दिया है बाय होल्डिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल पे भी। अगर नहीं भी है, अगर दोबारा वही पार्टी पावर में आई है, लेकिन एक आम आदमी को अभी अपनी वोट की ताकत और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भरोसा है, तो अगर वो पब्लिक को नौकरी मिल रही है, वोटिंग का राइट मिल रहा है, उसको पता है फ्री एंड फेयर है और सब कुछ ठीक है, तो उसकी जो एक अंदर से भड़ास है वो कम हो जाती है। लेकिन इतने सालों से जो उनको पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया अलग कंट्री है, हम अलग, इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो एक जो पूरी जनरेशन को हुआ था, वो उसको मिटाना मुश्किल है। अंदर वो ग्रज शायद रखते ही होंगे। Will it take some decades to fade off? It will take a generation
आई थिंक, बिकॉज जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं who have integrated with India, एक मैं किसी टीवी शो में भी देख रहा था, रिपोर्टर गए थे जो गांव में है और पुराने विचार वाले, वो तो ये बोल रहे थे अगर यहाँ पे आपने कुछ कर किया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर जो नए बच्चे थे वो उनका फेवरेट्स उनके पूछो, सिनेमा स्टार पूछो या क्रिकेट मूवीज बोलो, स्टार्स बोलो, वो सारे के सारे, जैसा आप कहीं लखनऊ में या आप चेन्नई में उठा लेंगे बच्चे को, जो पूछेंगे उसकी माइंडसेट जो था वो टोटली नेशनलिस्टिक लाइन पे चल रहा था। तो परहैप्स एजुकेशन का है, फौज भी काफ़ी वहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये सद्भावना स्कूल चलाती है, जहाँ उनको सेक्युलर एजुकेशन मिलती है और एक्चुअल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जॉब्स मिल रहे हैं। तो यूथ जिसके हाथ में पहले कुछ नहीं था, 500 रुपये देके पत्थर देते थे, वो भी अब रियलाइज कर रहे हैं कि फ्यूचर तो हमारा कुछ था नहीं, और सारी मलाई जो थी वो सेंट्रल एड सबसे ज़्यादा आती थी, वो एक फैमिलीज ने कॉर्नर कर रखा था। तो एक खुली सांस है, टूरिज्म बढ़ गया है, इनकम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम ये सोचे कि पूरा पुराना वाला फिल्टर हो गया आरओ के पानी की तरह, वो नहीं है, उसमें कुछ तो अभी एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये छुटपुट जो एक्टिविटीज़ है, जो मैंने बोला कन्वेंशनल में तो पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब कन्वेंशनल में आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन, प्रॉक्सी स्लीपर सेल्स, ये वो ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली इन JNK ये चलता रहेगा। इसके लिए हमारी इंटेलिजेंसीज वहाँ पे खुल के काम कर रही हैं। RR जो हमारे राष्ट्रीय राइफल्स है उनका भी होल्ड अच्छा है, और जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CRPF वगैरह जो शहरों में, उनका भी अभी अच्छा होल्ड है। इंटेलिजेंस जो हमारी है उसको हमने बरकरार रखना, उस पर लेट डाउन नहीं करना है, और इंट बेस्ड ऑपरेशंस अगर चलते रहेंगे तो ये जैसे जैसे कुछ कोशिश होगी, अंजाम से पहले ही कितने हादसे जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो रोक लेती है। जो पाकिस्तान POJK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इसको वापस लेने, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि हम ये लेंगे, दिस इज अ कंफर्म केस कि वी विल गेट बैक POJK। आपके हिसाब से कितना प्रैग्मेटिक है कि हम ये कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें। एक तो जो स्टेटमेंट देते हैं, ये स्टेटमेंट इसलिए भी देते हैं कि वो ज़्यादा इंटरनेशनल और पाकिस्तान के मीडिया में भी, पाकिस्तान का सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है, उसमें आते जाए, और जो वहाँ के रहने वाले उनको भी हौसला रहे कि हिंदुस्तान हमारे साथ है, और उसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम बढ़ती रहे। जहाँ तक ग्राउंड सिचुएशन का है, उन लोगों की हालत बहुत बुरी है। अब वो उन्होंने देख लिया कि इंडियन साइड कश्मीर में क्या, हमारा क्या है, और कैसे हमारे सारे रिसोर्सेज चूज के, मेनली उनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये था, उनको जो लेते हैं वो वापस नहीं, वही बलूचिस्तान की कहानी है, वहां से मिनरल सारे ले जाते हैं, वापस कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है मिलिट्री पंजाबी है, पंजाब उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, पूरा कंट्रोल उनका पंजाबी का, और ब्यूरोक्रेसी मुहाजिरों के हाथ में है, जो उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर है। वहाँ पे बलोच का, सिंधी का, और ये अपने पश्तून का, इनका रिप्रेजेंटेशन या कोई कहना नहीं है। दे आर ऑल कंसिडर्ड एज डोर मैट्स टू पंजाबीज। ये जो आउटर वाले हैं, दे आर नेवर गिवन एन इक्वल स्टेटस, इसीलिए वहां पे इतना अनरेस्ट है। तो ये JNK का भी ऐसा ही है, जो POK का है। तीसरा जो रीजन है, POK के थ्रू ही CPEC जा रहा है, चाइना का CPEC करेक्ट, CPEC जा रहा है। और अगर हम उसमें थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो CPEC जो जा रहा है उसको हम पूरा डोमिनेट कर सकते हैं या उसको कट भी कर सकते हैं। इसलिए वो चाइना की चिंता है, और वो हम चिंता को अपना जो एक उसकी वल्नरेबिलिटी है, उस वल्नरेबिलिटी हम बार बार उसको खरीदते हैं ताकि वो भी सजग रहे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये होगा किसी दिन, ये देखने की बात है। क्योंकि आप टेरिटरी तो ले लोगे, लेकिन उस पॉपुलेशन का क्या करोगे आप? इस पॉपुलेशन को आप खाली भी नहीं करवा सकते हो, ले भी नहीं सकते हो। और तीसरी बात ये कि वो पॉपुलेशन, जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर, हमारे कश्मीर में नॉन कश्मीरी सेटल नहीं हो सकता था, इतने सालों तक हमने उसको जो UN रेजोल्यूशन में उस पॉपुलेशन को प्योर रखा है। उनकी तरफ उन्होंने मीरपुर के पंजाबियों को भर दिया है। तो ये वो POK नहीं है, लैंड वाइज तो वही है, लेकिन डेमोग्राफी वाइज जो है वहाँ पूरा
चेंज हो चुका है। तो वो प्लेबिसाइड वेबिसाइड का कोई मतलब नहीं है। वहाँ के लोग जो है वो वहाँ के है नहीं, जो कि आप किसको कश्मीरी बोले, जो कश्मीरियत वहाँ पे अभी रही नहीं। कश्मीरियत सिर्फ हमारे वहाँ नहीं है। तो शायद से लैंग्वेज भी नहीं बोलते हैं वहाँ पे, पंजाबी। हाँ, पंजाबी उर्दू है, पंजाबी। तो ये है, ये एक ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है। इंडिया को सारा अपर हैंड है, जिस दिन चाहे कर ले, पर वो एक थ्रेट इन बीइंग बहुत बड़ा चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए। हाउ इंडिया एज अ नेशन कैन हैव बेटर रिलेशनशिप्स विद चाइना एंड पाकिस्तान, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, रिलेशंस ऑफ कंट्रीज आर नॉट मेड और ब्रोकन इन अ ईयर और इवन अ डिकेड। सो दीज आर, इफ यू गो बाय हिस्ट्री, kingdoms have been 200 years and then they changed and something happened, expanded or contracted, territories were changed, people changed, the kings changed. Now, in the case of India, Pakistan, China today, while China and their level as a country is not as hostile to India as citizens as India is to China, because China is controlled by the CCP. With PLA being their army. The army is not of China. The army belongs to PLA. CCP. So it is the PLA soldier does not fight for China. He fights for the Communist Party of China. तो वहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है वो पॉलिटिकल ड्रिवन है, वन मैन ड्रिवन है। अभी प्रॉब्लम आता है इन अ डेमोक्रेसी, लेट्स से यूएसए। कल तक यूएस की कुछ पॉलिसी थी जिन पे वो अमल करते थे और उनकी अलायंसेस थी, वो थी, उन्होंने यूक्रेन को बोला चल तू लड़ ले, रशिया इज द बिगेस्ट मॉन्स्टर, बिकॉज देयर प्रेसिडेंट एंड द डीप स्टेट और देयर व्हाटएवर द पब्लिक आल्सो थॉट दैट वे। एक इलेक्शन हुआ, देयर वाज अ रीसेट। A reset in a democracy is possible between 4 and 5 years because the leadership changes and the political parties or the leaders in सारी कंट्रीज में जो ये लीडर्स हैं, ये देख हम कई चीजों में एक साथ सोचते हैं, कईयों में काफी डिफरेंस ऑफ थॉट होता है, जैसे कि आपने रिपब्लिकन डेमोक्रेट में यूएस में देख लिया है। करेक्ट। एकदम से अभी कल तक ज़ेलेंस्की को सब कुछ मिल रहा था, आज वो नहीं मिल रहा है। रशिया जो था वो सबसे बड़ा विलन था, आज उससे वो ट्रेड की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं। लेट्स कम टू चाइना। चाइना इज अंडर द CCP. CCP has been controlled by Xi Jinping, who is the president for life, self-declared. जब तक जिनपिंग है, वो चाहे वो उनको पता भी लग जाए कि मेरी इकोनॉमी में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, ये है वो है, लेकिन वो जो उनका मेगलोमेनिया है या जो उनके अंदर की थॉट प्रोसेस है, उसमें उन्होंने अपने को स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में रखना है। साउथ चाइना सी में, साउथ एशिया में, साउथ इसमें अपनी हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए। और ये थॉट प्रोसेस वो चेंज नहीं कर सकता, इट इज टू लेट फॉर हिम टू चेंज। ईगो विल नॉट अलाउ। वी मे वेट फॉर हिम टू पास अवे। आप ये देख लीजिए, चाइना भी तो पहले एंटी अमेरिका था, फिर 72 में निक्सन ने किसिंजर को भेजा, उनको कर दिया, वो प्रो अमेरिका हो गया। जब उसने अमेरिका से सारी चीजें ले ली, 3-4 डिकेड्स के बाद वो फिर अमेरिका को चैलेंज करने लग गया, खुद ही को उठाया हुआ। तो इट टेक्स हाफ अ सेंचुरी, मल्टीपल डिकेड्स फॉर थिंग्स टू चेंज। एज थिंग्स स्टैंड टुडे, नाउ दिस अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। करेक्ट। मल्टीपोलर वर्ल्ड। सारी दुनिया जो अभी अमेरिका से भरोसा छोड़ के आपस में ट्रेड की बात कर रही है, आपस में सिक्योरिटी उनकी। अभी आपके पास EU वाले आए थे, फिर UK वाले आए थे, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू हैव एन ऑल्टरनेटिव टू USA आल्सो इन सर्टेन वेज। सिमिलरली जब यहाँ पे अगर आ जाता है, देयर आर मेनी थिंग्स इन विच चाइना एंड इंडिया कैन अलाइन टुगेदर, एंड इफ द बिगेस्ट फियर ऑफ वेस्ट इज क्या है कि रशिया, चाइना और इंडिया अगर आ जाते हैं तो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमिक ब्लॉक यहाँ पे आ गया है। पर अगर कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो वो नहीं होगा। सो वाइल इट मे बी a practical solution, logical solution, but emotionally with the leaders of today, Xi Jinping especially, he is not letting it happen. तो अगर रियल पॉलिटिक है या फिर आपका रिजीम चेंज हो जाता है, the possibility is there. Otherwise, for India to influence China is not possible. It is not possible. Now comes Pakistan.
पाकिस्तान ऐसा आप किससे बात करें, आर्मी से बात करें या सिविलियन गवर्नमेंट से बात करें? नहीं, उसके तो आप किससे बात करेंगे? आप आर्मी से करेंगे, आप पॉलिटिकल से करेंगे, आप इमाम से बोलेंगे, या आप यूएसए को पूछेंगे, या आप आजकल में आधे पाकिस्तान के लिए टीटीपी से बात करें और बाकी पाकिस्तान के लिए बीएलए से बात करें। आप एक से आप बात करेंगे, दूसरा जो बंदूक लेके आ जाएगा। तो पाकिस्तान तो इज सच अ फिक्स दैट इट्स आइडेंटिटी एज अ नेशन स्टेट टू बी टॉक टू इज नॉट देयर। वो ना उसके पास कोई क्लाउट है और उसके पास अपने खाने को पैसे नहीं है, तो इट विल रिमेन इन टर्मोइल। और जो मैं ये कहता कि इफ इट ब्रेक्स डाउन एंड इफ दीज फोर्सेस टेक ओवर, लेट्स से अफगानिस्तान में था, ये ट्राइबल फोर्सेस सारे मिली इन्होंने टेक ओवर कर लिया था। तो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटेड कंट्री, वट एवर बी द आइडियोलॉजिकल मिक्स, विल गो इनटू डिसअरे। बांग्लादेश में जो हुआ है, सबसे पहले उसमें कूद के आईएसआई गया है और वहां से वो इंडिया को फिर तंग करने के नए नए मंसूबे बना रहे हैं। तो उनके तो आप आईएसआई आर्मी के कंट्रोल में नहीं है, तो आप किससे बात करोगे? तो इधर है चाइना का ऐसा है कि इट्स अ बिग कंट्री एंड वो वैसे अगर इंडिया उसको बोल दे कि आप यहाँ के रीजनल वो हो, बिग मैन हो, तो वो हमें अकोमोडेट कर सकता है, पर वो होगा नहीं। तो दिस rivalry will continue, but there can be convergence in many points, and perhaps if there is a leadership change, we can see for a better future with China. What are the key lessons from the past military confrontations that we've had with Pakistan and China? Well, yes, I'd like to say not only with Pakistan and China, but there have been other confrontations which we have seen happening in the wars that have happened. And there are a lot of lessons, military lessons, that we need to derive at the highest level. Let us say, we say Bangladesh War of 1971, and as well as our intervention in Sri Lanka in the 80s. In Bangladesh War, while Indira Gandhi wanted to go to war at an earlier date, Field Marshal Manekshaw prevailed upon her and took it to winters. Then the terrain was better and the army was well prepared and oriented to fight it out, and we came out victorious. In Sri Lanka, it was a very knee-jerk reaction. We immediately signed an accord and sent in forces within days into Sri Lanka, and then they got into combat, which was an ill-prepared, not oriented and not well-equipped force. The outcomes of both were different. So this is one thing we should learn, that take your time, plan your wars, prepare for them. Don't jump into something out of sequence. Right. So that is one. Then Balakot, Galwan, and 1962 War of Independence, and also there was an incident of Sumdramchu in 1987. So in all these cases, in 62 War, had we used the Air Force, we had a superior Air Force to Chinese, but we did not use Air Force for the fear of Chinese getting some nuclear. Right. That was a fault, and we lost that war. In Balakot, the Pakistan till then was very, very confident that because we have a nuclear deterrence with India, because we have conventional parity with India, हम terrorism के एंगल में कुछ भी करते रहें, कन्वेंशनल भी नहीं होगा और न्यूक्लियर की डर से इंडिया कन्वेंशनल नहीं करेगा. We used our Air Force, and the result is today Pakistan doesn't have the guts to do anything. Right. There's a big deterrence for Pakistan. Right. Similarly, for 1987 in Sumdramchu, the Chinese had come in, and immediately we ordered an Operation Checkerboard. We rushed in airlifted an air brigade, and the Chinese had to withdraw. China always, in fact, every adversary always respects a bold and a brave enemy. If you cannot be bold and brave and take risk, people will keep pushing you around. So these are the lessons. In 62, we were not bold enough to use the Air Force. In Balakot, in Sumdramchu, we were bold enough to do it, and the Chinese had to withdraw. And the same is the case with Balakot. Overnight, we rushed in troops, airlifted divisions upon division, and the Chinese just did not know how to react. And that is not for that case itself. Now for future
China has to rethink its strategy vis-a-vis India, which is so clear in its intent and so capable in its capability to airlift troops to that high altitude. Both Ukraine war and Afghanistan war. Ukraine, where Russia came into Ukraine, Afghanistan, USA went into this thing. Again, at a drop of a hat. Correct. Right, sir. They could not come out for years. So while one should, a great power, however great you might be, you can enter and start a war, but the conflict termination is not in your hand, and you may be bogged down for years to come. Right. That is one thing one should realize for planning military operations like the special military operation of Russia right now. Then let's say Balakot, again, Abhinandan incident. It proved that we have, even with old equipment, we have the skilled and bold pilots who could go and take on the F-16s. But while it speaks well of the junior leadership, our pilots and our soldiers, does it speak well of the political establishment which could not have bought Rafale, which were offered and we rejected, saying we cannot afford it. Had we got Rafale at that date, things would have been very different. Abhinandan would have to go through that ordeal. And even our Sukhois, they were the missiles that the F-16 had, AIM-120. They had outranged our Sukhois, as Sukhoi were only evading those missiles. So couldn't we? Now we've got the Meteor. Now we're getting the Astra Mark III. Had we got this, but therefore technological edge at whatever cost has to be provided to the forces, to say that it is the man behind the machine and not the machine behind the man. If the man is gone, the machine is gone. But the man with the poor machine, you are putting him into a death trap. So that is for the powers to see that while your soldiers, your officers are good, give them the best equipment, and they should not be, handicapped because of ranges. Correct. Then the technology per se, drones today, autonomous drones, then satellite imagery intelligence, the Black Sea Fleet of Russia was a very formidable naval force. Do you hear about it today? They're all back to port after their losses to Russian drones. Right. So it is a paradigm shift in the way you can blockade through your naval force, and our surface ships that effective today. That is a big question mark, and we have to say the debate over a third aircraft carrier, therefore a carrier group for India, correct, versus more submarines at the same cost. Right. Follows the same line. Do we need more surface ships, or against China, invisible submarines will be a more sustainable and durable way. Survivability is more, and detection is very difficult. Again, for a superpower or aspiring superpower, they should know that having a great economy and a great army is no guarantee of success. Balakot, China got a bloody nose, and right now in Ukraine, for whatever you might say, Russia, which it thought it would have finished the operation in a few weeks, continued for 3 years. So the notion of victory in Balakot goes to India. The notion of victory in Russian-Ukraine war still goes in favor of those brave Ukrainian soldiers who fought against the Russians and did not let a big power overtake them. So the outcomes of war are decided not on your own massive power and all, but the tenacity and the resilience of the opponent, even though he might be smaller. So these are some of the lessons I thought that emerge out of these recent battles. Right. So while technology is there, it should be given to a soldier. But if China thinks that it can come over the Himalayas and come down to the plains, it is a very different thing if our forces stay put. What message would you want to convey to the younger generation as far as national security is concerned? See, India, 50% of India is below 30 years today. It's a young nation and very tech savvy with a lot of exposure to social media.
and a generation which has not seen a war. Now अभी कारगिल वॉर को भी 25 साल हो गए, तो आज की उम्र में जो 30 साल का भी है उसको कारगिल वॉर का जो एक देश में इफेक्ट आता है वो आपको नहीं मिलता है. So the cost of peace and the cost of war, when there is enough of peace time, आप सोचते हो कि जिंदगी ऐसे ही चलेगी, लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस देखेंगे तो कटु सत्य है कि लड़ाइयाँ होती रहेंगी, मौतें होती रहेंगी. आपके जो खुशहाली है उसको देख के बाकी लोग चलेंगे और आपके ऊपर हमले होते रहेंगे. तो ये सोच के अभी आप क्योंकि इस वातावरण में पढ़ रहे हैं, द यंग पीपल शुड बी अवेयर ऑफ हाउ देयर माइंड्स मे बी getting information fed by others so that their mind can be made to think or influenced to think in a particular way. और क्योंकि आपने इतने सालों में पूरी जिंदगी तो ऐसी चलती रही, आप सोचो कि ये ऐसे ही है, ये भी दे दो वो भी दे दो, जो ज़्यादा नेशनलिज्म की बात करता है वो खराब आदमी है, ये तो बेचारे ऐसे हैं. और आप थोड़े साल पहले का ये नहीं देखते कि कैसे कैसे खून बहा था, कैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी कल्चर को इंटैक्ट रखा था. तो सॉफ्ट पावर में से भी या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा है, आप भगवान से प्रार्थना करो कि ये विजडम आपको दे दे कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका कर दें. और कल नहीं तो परसों हर देश को एक लड़ाई का सामना करना पड़ता है, जिसमें पूरे देश को आना पड़ता है, उस देश को सक्षम होना पड़ता है. सोच एक होनी चाहिए और जज्बा एक होना चाहिए. अगर हमारी देश में सोच अलग हो गई, नॉर्थ साउथ हैव नॉट, और जज्बा अलग हो गया कि भैया ठीक है फौज है देख लेगी हमने क्या करना, आज की लड़ाई जो है वो सिविलियंस को पहले इफेक्ट करेगी, फौज को बाद में इफेक्ट करेगी. तो ये सोच के कि पीस इज द नॉर्म, पीस इज नॉट द नॉर्म फॉर अ कंट्री. स्टेट ऑफ वॉर will come in between time and again in each nation's history and our nation is no different. तो उसके लिए नेशनलिस्ट होके रहो, अपने को तैयार रखो और जो आपके देश के लिए अच्छा कर रहा है, हित में कर रहा है, उस सरकार को आप अप्रिशिएट करो और सपोर्ट करो. तो ये हमारे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस और ये जो हैं इनको आप ये मान के चलिए कि आपके दिमाग को प्रभाव करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है. Right. I had a wonderful conversation with you, sir. Such insightful talk with regards to a vast number of things, sir. Whenever you get time, sir, I would love to have you again. But for the time being, thank you so much for coming, sir. Welcome. Thank you. तो गाइज ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन विद मेजर जनरल अभय कार्की. आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो. Please make sure that you like, share and subscribe to The Mentality. Thank you so much.